नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कविता बगुलों के पंख, जिसे जो है लिखा है उमा शंकर जोशी जी ने। इसके कवि हैं उमा शंकर जोशी जी और मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। उमा शंकर जोशी जी के विषय में हम इनकी जो पहली कविता है छोटा मेरा खेत, उसमें हम पढ़ चुके हैं। और अब कविता का परिचय जान लेते हैं। कवि परिचय हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। कविता के बारे में जान लेते हैं। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। बगुलों के पंख जो कविता है, एक जो है सुंदर दृश्य की कविता है। दृश्य का यहाँ पर एक दृश्यों की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर किया है। और जैसे अनेक कवि जो है केवल प्राकृतिक सौंदर्य पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता के विषय में तो लिखा है, लेकिन उसका कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये उन्होंने कहीं पर भी नहीं बताया है। तो इस तरह से जब पाठक कवि जो है अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव को भी जब बताते हैं, तो पाठक जो है उसके मूल सौंदर्य के निकट चला जाता है। वो अपने आप को कवि के साथ जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसका भाव जो है वो उत्पन्न करने के लिए कवि ने अनेक युक्तियाँ अपनाई है, जिनमें से सबसे प्रचलित युक्ति है सौंदर्य के ब्योरों के चित्रात्मक वर्णन के साथ अपने मन पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का वर्णन करना। मतलब ये एक नया प्रयोग एक तरह से हम कह सकते हैं कवि ने किया है। वस्तुगत और आत्मगत के संयोग की यह युक्ति पाठक को मूल सौंदर्य से के काफ़ी निकट ले जाती है। जोशी जी की इस कविता में ऐसा ही है। और कवि काले बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते सफ़ेद बगुलों को देखता है। कई बार आकाश में हम देखते हैं संध्या के समय पर जो पक्षी अपने घर लौट रहे होते हैं, और उस समय पर बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। अलग अलग जो है वो आकाश में आकृतियाँ दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर जो है बादलों से भरे आकाश में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए सफ़ेद बगुलों को कवि देखता है, और कजरारे बादलों के ऊपर तैरती सांझ की श्वेत काया के समान प्रतीत होता है। और यह दृश्य इतना नैनाभिराम है। नैनाभिराम मतलब नैनों को बांधने वाला है। हमारी आँखें उस पर जम जाती हैं। एकटक उसे ही देखते रहते हैं कि कवि और सब कुछ भूलकर उसी में अटक सा जाता है। वह इस माया से अपने को बचाने की गुहार लगाता है। और क्या यह सौंदर्य के से बांधने और बिंधने की चरम स्थिति को व्यक्त करने का एक तरीका है। तो इस तरह से प्रस्तुत दोनों उन्होंने जो कविताएं हैं उनका गुजराती से हिंदी रूपांतरण किया है। तो चलिए पढ़ते हैं कविता बगुलों के पंख। अब संध्या काल के समय पर जब पक्षी आकाश में आकाश में उड़ते दिखाई देते हैं, अपने घर लौट रहे हैं, तो वो जो दृश्य है वो कवि के मन पर एक अलग ही प्रभाव डालता है। और जिसे जो है कई तरह की वो आकृतियाँ डिज़ाइन बनाते हैं। पक्षी जब उड़कर जाते हैं लाइन बनाकर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। और तो इसी तरह यहाँ पर भी कवि कहते हैं नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। नभ आकाश में, पाती बंधे पंक्तियों में बंधे, बगुलों के पंख बगुले दिखाई देते हैं। और जो है पंक्तिबद्ध होकर आकाश में जो पांति मतलब पंक्ति बांधकर जो बगुले हैं आकाश में जो दिखाई दे रहे हैं, पंक्ति में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है कि आकाश में बगुलों की पंक्तियाँ उड़ी चली जा रही हैं, और ये पंक्तियाँ इतनी सुंदर लगती हैं कि चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आँखें, और वो कवि की आँखों को बांध रही हैं। कवि ये पंक्तियाँ जो हैं बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रही हैं। जो बगुलों की पंक्तियाँ हैं
और बगुलों ने जैसे जो है सफ़ेद पंखों के द्वारा कवि की आँखों को चुरा लिया है, अर्थात कवि की बगुलों की जो सुंदरता है वो कवि की आँखों में समा गई है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, और आकाश में हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। कजरारे काले बादल, कजरारे मतलब काले काले बादल आकाश में छाए हुए हैं, और आकाश में बादल छाए हुए हैं, और उस पर छाई नभ छाया मतलब नभ में आकाश में कजरारे बादलों की छाया दिखाई देती है, कजरारे काले बादल दिखाई देते हैं। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, और उस पर तैरती वो बगुलों की जो पंक्ति बनाकर काले बादलों में पंक्ति बनाकर उड़ते हुए जो तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, तो ऐसा लगता है कि शाम जो है उसकी जो सफ़ेद काया है बादलों के ऊपर तैरती हुई सायंकाल की सफ़ेद काया के समान वो दिखाई दे रहे हैं। जो सांझ है उसका यहाँ पर मानवीकरण एक तरह से कर दिया है कि जैसे सांझ है उसकी काया सफ़ेद काया काले बादलों पर तैरती हुई दिखाई देती है। होले होले जाती मुझे बांध निज माया में, होले होले धीरे धीरे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और धीरे धीरे बगुलों की ये पंक्तियाँ उड़ रही हैं और उनको अपनी निज माया में, अपनी माया में, अपनी सुंदरता में जो है वो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर रही हैं, अर्थात उनके आकर्षण में कवि अपने आप को बंधा हुआ सा जैसे महसूस करता है। बांध जाती हैं निज माया में, अपनी सुंदरता में, अपने आकर्षण में, माया सुंदरता आकर्षण, वो उस सौंदर्य के आकर्षण में खो जाते हैं कवि। वो जो सुंदरता है वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और कवि स्वयं को बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती हैं मेरी आँखें। अब यहाँ पर कवि पुकार रहा है एक तरह से कि कोई उसे तनिक रोक रखो, कि कोई तो उस माया को रोक लो, उस सुंदरता को कोई तो रोक लो। जैसे जैसे आकाश में पंक्ति में बगुले उड़ते हुए दिखाई देते हैं, वो सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि कवि की आंखें एकटक होकर उसी पर जम गई हैं, और वो कवि उसको सहन नहीं कर पाए रहे हैं उस सुंदरता को, और कहते हैं कि कोई तो उस सुंदरता को रोक लो, वह तो चुराए लिए जाती है मेरी आँखें। और क्योंकि आकाश में जो उड़ते हुए बगुलों की ये पंक्तियाँ हैं वो कवि की आँखों को चुरा कर ले जा रही हैं। नभ में पाती बंधी बगुलों की पंखें, आकाश में पंक्ति बंधे जो बगुलों की जो पंक्तियाँ हैं, जो पंख हैं, जो पंख हैं, जो वो हैं जो कवि की आँखों को चुरा कर लिए जा रही हैं, अर्थात कवि ने आकाश में उड़ते हुए इन बगुलों की सुंदर पंक्तियों का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो एकदम से अलग ही प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है जब प्रकृति सुंदरता के साथ साथ कवि कवि के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का भी वर्णन करते हैं। तो एक अनूठा प्रयोग लिए हुए है कविता। और फिर से अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। होले होले में जैसे हमने देखा पद मैत्री स्वर मैत्री अलंकार है ही, अनुप्रास अलंकार है, साहित्यिक सरल साहित्यिक खड़ी बोली है, और अभिधा शब्द शक्ति है, जो कहा गया है वही उसका अर्थ निकलता है, तो अभिधा शब्द शक्ति है। दृश्य बिंब है, एक तरह से चित्रात्मकता है, चित्र के माध्यम से वर्णन किया गया है, और वही जो दृश्य है वो हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है, तो दृश्य बिंब है। तो इस तरह से आशा है आपको समझ आई होगी कविता। धन्यवाद।